हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये जो आपका वीडियो है ये आपके क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीए फाउंडेशन में हो तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। चलो, तो सबसे पहला हम लोग अकाउंटिंग के बारे में कुछ इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं आखिर ये क्या है। आप देखो कि सपोज कर लो ये एक बिजनेस है ना, और इसमें एक ओनर है। ठीक है। इस ओनर ने क्या किया है कि कुछ पैसे और कुछ रिसोर्सेज, जिसे आगे टेक्निकल टर्म में एसेट्स कहा जाएगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। एसेट्स के बारे में डिटेल में, एसेट लायबिलिटीज ये सभी टॉपिक्स आपने सुन रखा होगा, सो इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। फिलहाल अभी हम लोग इस एसेट्स को रिसोर्स समझते हैं। ठीक है। ये रिसोर्स यानी हमारा संपत्ति। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या किया ओनर ने कुछ पैसे लगाए, है ना। ओनर ने कुछ पैसे लगाए और कुछ रिसोर्सेज, जैसे इसके घर में एक लैपटॉप था तो लैपटॉप भी लेके चला गया, वो बिजनेस में लगा दिया। ठीक है। सो ओनर के द्वारा जो भी पैसे या फिर कोई रिसोर्सेज लगाया जाता है बिजनेस में, सो उसे कैपिटल कहते हैं, है ना। उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहा जाता है। आगे देखें कि अब ये जो ओनर है इसने कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, बिजनेस आगे काम करेगी और बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे ओनर क्या जानना चाहेगा इस बिजनेस से, तो बिजनेस से ये जानना चाहेगा कि जो मैंने पैसे लगाए हैं उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, है ना। जो मैंने पैसे लगाए, सो इससे मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इससे मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और आज के डेट में मेरे पास कितनी संपत्ति है, जिसे टेक्निकल टर्म में आगे हम लोग एसेट्स के नाम से जानेंगे, एसेट्स। और कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज है, यानी कि कितने कर्ज हैं, है ना, कितने दायित्व हैं। ये एक ओनर जानना चाहेगा अपने बिजनेस में कि क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और आज के डेट में हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितने कर्ज है, ये जानना चाहेगा। अच्छा, ये जानना क्यों चाहेगा कि इससे उसे क्या होगा, इसे उसे आगे फ्यूचर डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलेगा, है ना। डिसीजन मेकिंग इसके अकॉर्डिंग वो कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग किस तरह का, मुझे बिजनेस आगे एक्सपैंड करना है और पैसे लगाने की जरूरत है या नहीं है ना, कुछ इस तरह का डिसीजन, या मुझे अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। ये सभी इसे इस रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलेंगे। इसने इस काम के लिए, इस बिजनेस ने हायर किया एक पर्सन जिसे अभी हम लोग अकाउंटेंट कह रहे हैं। ठीक है। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, आप ये समझो कि अकाउंटेंट को ये सभी रिपोर्ट्स ओनर को देने हैं। कौन सा भी रिपोर्ट्स, अभी जो मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस का जानकारी और एसेट और लाइबिलिटीज का जानकारी। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, अब आप समझो कि बिजनेस में एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे। ट्रांजैक्शंस का मतलब अभी फिलहाल लेन देन समझो। एक किराना दुकान में, आपके कॉलोनीज में जो ग्रोसरी शॉप होगा, आप उसमें एक अज्यूम करो कि एक दिन में कितने लोग आते होंगे सामान खरीदने के लिए। ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे 50 लेके चल रहा हूँ, है ना। आप 100 भी ले सकते हो। ऑन एन एवरेज 50 to 100 के 100 लोग यहाँ पे आते होंगे एक दिन में। अब यहाँ पे आप देखो कि एक दिन में इतने लोग जब आते होंगे तो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे। कई लोग नगद में यानी कैश में ट्रांजैक्शंस करते होंगे, कई लोग क्रेडिट में यानी उधार में ट्रांजैक्शंस करते होंगे। ठीक है। अब कैश और क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कोई लोग 2 रुपए का भी सामान खरीदता होगा, कोई 200 का, कोई 2000 का भी सामान खरीदता होगा। अब यहाँ पे आप ये समझो कि क्या एक दिन का ये 50 लोगों का रिकॉर्ड याद रखना पॉसिबल है या नहीं। क्या आप ये 50 लोग, अगर आप वहां पे होते तो क्या आप ये 50 लोगों का पूरा रिकॉर्ड अपने दिमाग में रख पाते, मेमोराइज कर पाते। आंसर यहाँ ऑब्वियसली आता है नो, है ना, कि आप 50 लोगों का पूरा ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड, जो मतलब जो आप मेमोराइज जो है वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर कर भी लिया एक दिन का, है ना, इफ पॉसिबल अगर कर भी लिया, लेकिन हमारा जो है ये प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग का रूल है कि प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट जो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, यानी एसेट और लायबिलिटीज जानने के लिए, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाता है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड। तो ये अकाउंटिंग ईयर आखिर क्या होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स।
है ना। सो 12 मंथ्स का ये पीरियड है, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो सकता है अकाउंटिंग ईयर, एक को कैलेंडर ईयर बोला जाता है और एक को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है ऑन 1 जनवरी एंड एंड होता है 31 दिसंबर को। वही फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ऑन 1 अप्रैल एंड एंड होता है ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर आप दोनों में से कोई भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जनरली जो ऑथराइज्ड है वो फाइनेंशियल ईयर है ना, गवर्नमेंट के द्वारा या जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस है उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड किया गया है कि आपको ये अप्लाई करने चाहिए, सो वो है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी कि विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे आप समझो कि पूरे साल का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे याद रख पाएंगे। अभी हम लोग देख रहे थे कि एक दिन में तो एक ग्रोसरी शॉप में 50 लोग आते हैं, तो सोचो बड़े बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, ठीक है। और इन सभी को मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यानी इस अकाउंटेंट के पास पहला जो प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कर सकता है, ये रिकॉर्डिंग। ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, है ना, रिकॉर्ड करेगा यानी कि लिखेगा। सो ये इस तरीके से लिखता है, यानी अकाउंटिंग का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसे रिकॉर्डिंग को आगे टेक्निकल टर्म में जर्नल कहा जाता है, ठीक है। सो ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसे लिखेगा, यानी आज कितने लोगों से हमने कैश में सामान लिया, क्रेडिट में सामान लिया, है ना, मोहन सोहन जितने भी है, आज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, आज हमने रेंट पेमेंट किया, आज कोई पिछला पैसा मुझे वापस दे के चला गया और मेरा किसी के पास बाकी था तो उसे मैंने दे दिया। ये सभी ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद अब मान लो कि बीच में एक पर्सन है मोहन, है ना, वो ग्रोसरी शॉप में ही समझ लो कि वो एक पर्सन है मोहन। अब वो मोहन आया और बोलता है कि मेरा हिसाब बता दो कि कितना हुआ। अब जा, आपने तो इतने सारे लोगों का एक लाइन से लिख रखा है, अब यहाँ पे अब मोहन ने पूरे महीने में कितना खरीदा है, कितने का उसने कितने कैश दे रखे हैं, कितना उधार का है, अब ये कैसे मेंटेन करोगे। सो यहाँ पे उसके पास अब ऑप्शन आता है क्लासिफाइंग, है ना, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या हो गया कि अब सभी के नाम से अलग अलग हेड ओपन कर दिए हमने, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उसके अलग अलग हेड ओपन कर दिए हमने। कि अब जैसे एक ग्रोसरी शॉप में क्या करेगा लोग, वो मोहन का एक अलग पेज ही बना देता है कि मोहन, अब मोहन ने कितना सामान एक दिन में खरीदा है, कितना पेमेंट कर दिया है, कितना बाकी है, ये सब कुछ एक जगह पे आ गया हमारे पास और इससे फिर पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस में क्लासिफाइड हमारा एक फॉर्मेट है, एक ऑथराइज्ड फॉर्मेट है, और इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग पोस्टिंग भी कहते हैं और लेजर भी कहते हैं, है ना, इसको लेजर कहते हैं, ठीक है, इसको लेजर कहते हैं। और स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग को हमने क्या कहा, इसको जर्नल कहा, है ना, इसको हमने जर्नल कहा। सो रिकॉर्डिंग हो गया और दूसरा हमारा क्लासिफाइंग हो गया, है ना। पहला हमारा क्या हुआ, रिकॉर्डिंग, एंड सेकंड इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई हमने कर दिया यानी कि अलग अलग के नाम से हेड ओपन कर दिए हमने। अभी भी क्या अकाउंटेंट को प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हो गई क्या, है ना, नहीं हुई है प्रॉफिट और लॉस की जानकारी। सो इसे तो प्रॉफिट और लॉस जानना है और बताना है अपने ओनर को। सो ये समराइज करेगा। अब जैसे इस तरह के बहुत सारे जो हेड ओपन हुए होंगे जिसे अकाउंट बोला जाता है, सो मोहन सोहन राम श्याम, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब का एक अलग अलग जो अकाउंट होगा, उन सभी का बैलेंस अब हमें चाहिए कि अब कितना बैलेंस बचा साल के अंत में। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी अकाउंटेंट क्या करेगा, समराइज करेगा ये सभी रिकॉर्ड्स को जो क्लासिफाई हुआ है उसे समराइज करेगा। समराइज करने के बाद ही पता चलता है प्रॉफिट और लॉस और फिर एसेट और लाइबिलिटीज। सो ये समराइजिंग में 3 अकाउंट बनाने होते हैं। अब ये 3 अकाउंट क्या क्या है, ये 3 अकाउंट में एक ट्रायल बैलेंस होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है। सो ट्रायल बैलेंस में पूरा समरीज रिकॉर्ड होता है, यानी हर एक का जो नाम है वो सभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड होगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें कि जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ये सभी का बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होता है, ठीक है। फिर उसके मदद से प्रॉफिट और लॉस बनता है ना, उसके मदद से क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस बनेगा। और इस ट्रायल बैलेंस के ही मदद से बैलेंस शीट भी बनता है जिसमें हमें लाइबिलिटीज
और एसेट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में पता चलता है। सो अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, अब यहाँ जाके हमें पता चला प्रॉफिट और लॉस और एसेट और लाइबिलिटीज जो ओनर को चाहिए था। इसके बाद अकाउंटेंट जो है वो क्या करेगा, इन सभी रिकॉर्ड्स को चेक करेगा कि सही बना है या नहीं बना है, उससे सर्टेन रिपोर्ट निकालेगा और रिपोर्ट निकालने के बाद इस ओनर को कम्युनिकेट कर देगा। अब ये जो पूरा का पूरा आपने प्रोसेस समझा कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है ना। जैसे चलो इसको हम लोग टेक्सटुअल फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या हो गया ये। सो आप यहाँ पे देखो कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, है ना, कलेक्ट किया हमने सबसे पहले, उसके बाद रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग को टेक्निकल फॉर्म में जर्नल कहा जाता है। फिर क्लासिफाई किया हमने, तो क्लासिफाई को टेक्निकल फॉर्म में लेजर कहा जाता है। फिर समराइज किया हमने, सो समराइजिंग में तीन चीज हमारे पास आए, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट आया। सो समराइजिंग हुआ, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग वो छानबीन किया, उस अकाउंट्स के बारे में एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया कि अकाउंट्स हमारा सही बना है या नहीं बना है, रिकॉर्ड्स सही मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसका क्रक्स क्या आता है, फिर उसी को कम्युनिकेट किया जा रहा है किसके बीच में, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। नाउ एक यूजर के बारे में अभी आपने देख लिया जो ओनर था, है ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो अकाउंट्स है उससे उसको अफेक्ट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन से उसे फर्क पड़ेगा। सो ओनर को तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। सो एक यूजर में अकाउंटेंट, यहाँ पे एक यूजर में ओनर आ गया। ठीक है, उसी तरह से काफी सारे यूजर्स होते हैं इस इंफॉर्मेशन के, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के काफी सारे यूजर्स होते हैं, है ना। अभी उस यूजर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के बारे में सभी चीजें, सभी जानकारी कम्युनिकेट की जा रही है ना, तो जिस मीडियम से हमें पता चलता है या कम्युनिकेशन होता है उसे लैंग्वेज कहते हैं। सो अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये तो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में देखा कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, कम्युनिकेट किया जा रहा है रिजल्ट, है ना, किसके बीच में, तो जो भी यूजर्स हैं, है ना, तो यूजर्स कौन होंगे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ये इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूजर्स कौन कौन होंगे, अब इसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं। आप यहाँ देखो कि दो तरह के यहाँ पे यूजर्स आ गए, एक इंटरनल यूजर आया और एक आया क्या, एक्सटर्नल यूजर। सो इंटरनल यूजर जो विद इन द बिजनेस होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप समझो कि एक होता है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक होता है क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नाउ एंटिटी किसे कहते हैं, सो एंटिटी वर्ड कहते हैं पर्सन को, एंटिटी किसे कहते हैं, एंटिटी का मतलब हो जाता है पर्सन। ठीक है, अब पर्सन हमारे पास यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के पर्सन्स होते हैं, है ना, दो तरह के यहाँ पे पर्सन होते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है। ठीक है, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, तो नेचुरल पर्सन जो क्या हुआ है, जिसका जन्म हुआ है और जिसका डेथ भी होगा, है ना, जो जिंदा है उसे हम लोग नेचुरल पर्सन कहते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ, ऑन पेपर इस पर्सन को क्रिएट किया जाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन को भी बाकी सभी राइट्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, जैसे वोटिंग वगैरह यहाँ पे राइट्स जो है वो छोड़ के बाकी सभी राइट्स आर्टिफिशियल पर्सन के पास भी होते हैं। सो बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है और उसका जो ओनर हुआ, जो लिविंग पर्सन है, वो क्या हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया। ठीक है, सो ये हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बोला गया कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन या बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, अलग अलग एंटिटी होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि बिजनेस और ओनर, सो बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस जो हो गया वो क्या हो गया, वो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, और जो ओनर हुआ वो क्या हो गया, नेचुरल पर्सन है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग पर्सन होगा, है ना, दोनों एक नहीं होगा। ठीक है,
सो इसके अकॉर्डिंग यूजर जो हो गए वो दो यूजर्स हो जाते हैं, एक इंटरनल यूजर जो विद इन द बिजनेस होंगे, जैसे ओनर हो गया और मैनेजमेंट हो गया, ये इंटरनल यूजर्स है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से अपना इनका भी ये भी अफेक्टेड होंगे। उसी तरह से कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो बाहरी लोग हैं, है ना, बिजनेस से छोड़ के ओनर और मैनेजमेंट को हटा के जो भी लोग होंगे वो सभी कौन होंगे, वो सभी एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे। जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। नाउ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स किसे कहेंगे, जो आगे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है या बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट पर्सन इज नोन एज पोटेंशियल इन्वेस्टर। सो पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए होगी कि इस बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है, क्या प्रॉफिट हो रहा है इसके पास। तो इन सभी के अकॉर्डिंग वो आगे फ्यूचर में क्या कर पाएगा, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएगा। ओके, नाउ आगे देखते हैं। आगे है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम लोग उधार में सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। सो उसे भी जानकारी चाहिए होगा कि ये पैसा समय पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इम्प्लॉयज को जानकारी चाहिए होगा कि हमारा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सैलरी बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्या सिचुएशन है हमारे पास। टैक्स अथॉरिटीज को ये जानकारी चाहिए होगा कि इनकम कितना हो रहा है बिजनेस का, उसके हिसाब से हमें टैक्स पेमेंट करे। सेल कितना हो रहा है उसके हिसाब से जीएसटी वगैरह भी आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का बिजनेस है, क्या हो रहा है, वो सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। उसी तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स क्या हो जाता है, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए कुछ ग्रुप्स मेंटेन किए जाते हैं जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं सोसाइटी में, नेचर्स को कहीं हार्म तो नहीं किया जा रहा है, तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होते हैं। और बिजनेस में मतलब यहाँ पे एक लॉ है ना, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी कहते हैं। सो CSR, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो इनकम है यानी बिजनेस का जो इनकम है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर ज्यादा हो रहा है तो कुछ परसेंटेज CSR ग्रुप्स को देने होते हैं, है ना। CSR में आपको खर्च करने होते हैं, है ना, ये कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते हो। उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक को भी जानकारी चाहिए होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, और कॉम्पिटिटर्स भी इससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो हर ये जो पर्सन जो बिजनेस से बाहर का है वो सभी एक्सटर्नल यूजर्स में आ गए। ठीक है, इसे स्टेक होल्डर्स भी कहा जाता है। इन सभी को, इंटरनल रहे चाहे एक्सटर्नल रहे, इन्हें स्टेक होल्डर भी कहा जाता है। STAKE, स्टेक, नॉट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स डिफरेंट थिंग होते हैं, यहाँ स्टेक होल्डर्स कहा जाता है इन्हें, है ना, क्योंकि ये सभी बिजनेस से एक होप लगा के बैठते हैं, स्टेक लगा के बैठते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड व्हेन 23 century ago Kautilya, a minister in Chandragupta kingdom, wrote a book named Arthashastra, which also described how accounting records has to be maintained. So हमारा इंडिया भी किसी चीज़ों में पीछे नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग रह चुके हैं जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं और जिनका दूसरा नाम चाणक्य है, आचार्य चाणक्य। सो उन्होंने अर्थशास्त्र जैसी ग्रंथ लिखी है। तो अर्थशास्त्र जैसी बुक है जो, और इन सभी चीज़ों में अकाउंट्स के बारे में मेंशन किया गया। वैसे अर्थशास्त्र बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट्स को डील करता है ना, पूरे इकोनॉमी के बारे में वो डील करता है, वो लाइफ के बारे में डील करता है, किंग्स के बारे में डील करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं अर्थशास्त्र में जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ जो हमारा नीडेड है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है वो भी अर्थशास्त्र में मेंशन। सो हमारा इंडिया भी किसी चीज़ों में पीछे नहीं रहा है। कौटिल्य है हमारे पास, है ना, या इन्हें आचार्य चाणक्य भी कह ले हम। और दूसरा जो वर्ल्ड वाइड नोन है, तो वर्ल्ड वाइड नोन ल्यूका पसियोली रेफर टू एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सो ये ल्यूका पसियोली का पिक्चर है। तो ये बेसिकली क्या है कि इन्हें माना जाता है द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। दो ये क्लेम नहीं करते थे कि मैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हूँ, है ना, जिसे फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा जाए, बट एज द टाइम पासेस इन्हें ये उपाधि दे दी गई है।
सो ये आपके अकाउंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे फॉर्मल स्टडीज़ में ल्यूका पसियोली का ही जिक्र किया गया है, कौटिल्य का जिक्र नहीं किया गया है। सो होप सो फ्यूचर में ये भी चीज़ें आ जाए और होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो अभी हमने देखा पूरा का पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है ना, या अकाउंटिंग कह ले, वो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अब ये आप देख ही चुके हो। जैसे देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो रहे हैं, उसे रिकॉर्ड किया गया है ना, रिकॉर्ड किया गया पहले स्टेज में, तो जिसे जर्नल कहा जाता है ना। सो जर्नल में ये कुछ बुक्स आते हैं, ये आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक है। ये सभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। और सेकंड था हमारा क्लासिफाइंग, जिसे पोस्टिंग कहते हैं और फॉर्मल टर्म में लेजर भी कहते हैं। फिर आया था समराइजिंग, जो सभी आपने देख रखा है ऊपर में, उसी में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और बैलेंस शीट था, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट आया, और फिर कम्युनिकेशन हुआ यूजर्स के बीच में, यूजर्स के बारे में भी आपने जान लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समराइज कर रहा है पूरे के पूरे अकाउंटिंग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे मेनली अभी जो आपको 11th लेवल पे पढ़ना है, वो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को तीन पार्ट्स में, अकाउंटिंग के ब्रांचेस तीन हैं, तीन पार्ट्स में अकाउंटिंग को बांटा गया है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आखिर ये क्या क्या है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी जो आप लोग को 11th लेवल पे पढ़ना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transaction and events, summarizes and interpret them and communicate the result to the user, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पूरा डेफिनेशन पढ़ा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ लूप होल कह ले या लिमिटेशंस कह ले, उसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे आया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ascertains the cost of product manufactured or services rendered and help the management in decision making, say price fixation and exercising controls. सो कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज को ascertain करता है, बताता है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं उसका खर्च कितना आ रहा है ना, बनाने में कितना खर्च लगा है, डेट इज कॉस्ट, ठीक है। सो ये हमें आगे फ्यूचर में हमें हेल्प करता है कि इसका प्राइस कितना फिक्स करना चाहिए। अब जैसे ये पेन को मान लेते हैं अगर बनाने में 450 लगा है, ठीक है, सो कितना प्रॉफिट ऐड करके हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये हमारा डिटरमाइन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। और इससे हम कंट्रोल्स भी कर सकते हैं अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा मैनेजमेंट के लिए बेसिकली होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेवलप branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to fund, cost, profit, etc. and enable the management in decision making. तो मेन इसका यही है कि ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जिससे मैनेजमेंट को काफ़ी मदद मिलती है। सो इस अकाउंट में काफ़ी अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे फंड फ्लो रेशियो हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया, प्रॉफिट मेकिंग हो गया, ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ें। सो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीनों आखिर है क्या। सो ये ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें। सो बुक कीपिंग देखो अब क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है, अभी जो आपने अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन देखा था उसका ही एक पार्ट है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, measuring them in terms of money, recording the identified financial transactions and events in the books of account, है ना, and classifying, यानी क्लासिफाइंग तक का जो काम था उसे बुक कीपिंग कह सकते हैं। कि हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसे मनी में मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है यानी जर्नल मेंटेन करना है, और क्लासिफाई करना है यानी लेजर में पोस्ट करना है। सो लेजर तक पोस्ट करने का भी जो काम है उसे बुक कीपिंग कह सकते हैं। सो अकाउंटिंग का आधा पार्ट जो है वो बुक कीपिंग कहला गया, ठीक है। उसके आगे अकाउंटिंग आपने देख रखा है कि अकाउंटिंग में और क्या क्या ऐड होते थे,
तो ऐड हो गए क्या क्लासिफाइंग के बाद, समराइजिंग, है ना, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ये पूरा अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ एरिया ऑफ स्टडी, so it is a systematic knowledge of accounting. It refers to entire body of theory and practice of accounting. So accounting का जो practice हो रहा है और जिस set of areas में हम लोग इसको study करते हैं accounting के बारे में, उसे ही accountancy कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि accountancy जो है वो vast है ना। तो यहाँ पे आप जो एक फ्लो चार्ट आप देख रहे हो, इसमें आप ये देखो क्या है इसमें। सो बुक कीपिंग सबसे छोटा पार्ट, उससे बड़ा पार्ट अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है, और सबसे बड़ा पार्ट अकाउंटेंसी, है ना। सो अकाउंटेंसी में क्या आ गया? अकाउंटेंसी में आपका बेसिकली यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, दोनों आ गया इसमें। ठीक है, सो accountancy is an area of knowledge where accounting is an action or process used in this area. Accounting depends on the rules and principles framed by accountancy, but accountancy does not depend on accounting. ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। कुछ थ्योरीज हैं। अब आ जाते हैं इसके कुछ फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो ये हमने देख लिया। तो कितने सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसे ही क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सो ये मेंटेन करना होता है हमें। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स की, आगे अगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो उसके लिए एविडेंस का, यहाँ पे एविडेंस और रिकॉर्ड्स को ये बता रहा है हमें। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमारे पास डेटा है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, सो अकाउंटिंग की मदद से हम लोग फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में। तो अलग अलग तरह के डिसीजन, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करने हैं कि नहीं, प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं कि नहीं, है ना, प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का, ये सभी चीज़ें इनसे पता चलता है। ठीक है, और बहुत सारे डिसीजन अकाउंटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ क्या क्या एडवांटेजेस है? टू नो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, सो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी हमने देख लिया। रिप्लेसेस मेमोरी, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है ना कि हर एक चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो मेमोरी के जगह पे अकाउंटिंग का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स कॉम्पिटिटिव स्टडीज, तो हम लोग डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कौन से डेटा को? तो हो सकता है खुद के ही बिजनेस का पास्ट डेटा और करंट डेटा को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटर्स है उसके डेटा को लेके हम खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग हम लोग को कंपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। नाउ फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, कि कितने टैक्स पेमेंट करने हैं वो भी हमारा अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। फैसिलिटेट्स लोन, तो लोन अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं। सो उससे हमें लोन्स भी मिलने में काफ़ी आसानी होती है। एविडेंस इन कोर्ट, तो अगर कोई मान लेते हैं लीगल इशूज हो गया, सो उस लीगल इशूज को यहाँ पे हमारा टैकल करने के लिए एक एविडेंस है, अकाउंटिंग हमारा एविडेंस है यहाँ पे कोर्ट में। ठीक है, फिर फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में सेल्स करने के लिए हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग का हेल्प हो सकता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये सभी तो हमने देख ही लिया। लिमिटेशंस में कुछ कुछ नए चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट डेटा हमें नहीं बताता है, क्योंकि आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसमें हमें कुछ एस्टिमेशन पे काम करना होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है ना। जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, रेट ऑफ प्रोविजन हो गया, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। तो ये सभी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स में आपको क्लियर होगा। ठीक है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, कि रियलाइजेबल वैल्यू, आज हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये हमें प्रॉपरली इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सो एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस का सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का ही होना जरूरी नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा भी हमें चाहिए होते हैं, है ना। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने स्किलफुल हैं, है ना। सो स्किलफुल एम्प्लॉयज हो गए, ये सभी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है
ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इग्नोर करता है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही यहाँ पे अकाउंटिंग इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है अकाउंटिंग, कि कितना प्राइस में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सभी चीजों को। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। नाउ विंडो ड्रेसिंग कैसा कॉन्सेप्ट है? सो इसे हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं, कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे अच्छा करके दिखाना। ये विंडो ड्रेसिंग जनरली वैसा होता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई शॉप में जा रहे हो, तो शॉप में कैसे आगे के काउंटर्स को सजा के रखा रहता है, ठीक है, कि चाहे पीछे का कोई भी चीज कैसा भी हो, लेकिन आगे का जो काउंटर है, आगे के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से उसको सजा धजा के रखे रहते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, कस्टमर्स को। उसी तरह से बिजनेस में इन्वेस्टर्स को या लोन डिपार्टमेंट्स को, जिससे लोन लेने वाली है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन की जाती है ना, जिसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में हो सकता है कि रियल में वैसा कुछ ना हो, है ना। सो कभी कभी ये इलीगल भी हो जाता है, कभी जनरली इलीगल नहीं होता है, बट अनएथिकल जरूर हो जाता है विंडो ड्रेसिंग, कि बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कितना करना है और कर कुछ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आज हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, और वो एसेट्स का जनरली जो प्राइस है, एसेट यहाँ पे मान लो एक एसेट हम लोग रख लेते हैं कि मशीन, पुराना एक मशीन है, ठीक है। अब उसका जो प्राइस है आज के डेट में हमारे पास, उसका जो अमाउंट है वो मान लेते हैं कि 90,000 का है, ठीक है। अब क्या हुआ कि साल के अंत तक इसे क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया, और कितने में सेल कर दिया गया, 1 लाख में, और शो कर दिया गया कि 1 लाख हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है। अब 1 लाख आ गए, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास जो कैश है वो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और हमारे पास ज्यादा कुछ एसेट गया भी नहीं, क्योंकि ये एसेट्स हमारे पास पुराना एसेट्स था और इसका वैल्यू बहुत ही कम हो चुका था जितने में परचेस किया गया था, ठीक है। सो मान लेते हैं इसको 50 लाख में परचेस किया गया था, आज के रेट में ये इतने में, तो ये अगर हम एक एसेट को हटा दे तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कैश हमारे में बढ़ा हुआ शो करेगा। और बिजनेस फिर क्या करती है, फिर अगले अकाउंटिंग ईयर में इसको फिर से परचेस कर सकती है, या नए एसेट्स को परचेस कर सकती है, इसी को खुद वापस परचेस कर ले, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ समय के लिए ऐसा दिखाया जा सकता है कि हमारे पास कैश अच्छा है, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं कि ठीक है, इसके पास कैश अच्छा है, इस बिजनेस में लगा दो पैसे, ये हमने डिविडेंड और फ्यूचर में हमें ये वापस कर देगा आसानी से, क्योंकि इसके पास कैश है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसके पास वो चीज नहीं हो जो एक्चुअल में है, उसे दिखाया ना जा रहा हो। सो इसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, तो ये सही नहीं है, अनएथिकल है। नेक्स्ट है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को मेंटेन करने का 2 सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सो डबल एंट्री सिस्टम देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग under which both debit and credit aspect of accounting are recorded. Now डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? तो एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, फ्यूचर में आगे आप पढ़ोगे कि एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होता है, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट होता है, और जिसे एक को हम लोग डेबिट कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अब ये डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, उसके लिए आगे सर्टेन रूल्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड होगा, एक को डेबिट कहा जाएगा और दूसरे को क्रेडिट कहा जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे बिजनेस में हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज किया है ₹10,000 का, है ना, 10,000 का एक मशीनरी परचेज किया। सो बिजनेस में क्या हुआ, एक मशीन बढ़ा और कैश घटा, ये 2 इम्पैक्ट हुआ, है ना, कि मशीन आया और कैश गया, तो मशीन बढ़ा, कैश घट गया, ठीक है। सो इसके लिए एक जो रूल के अकॉर्डिंग एक डेबिट होगा, है ना, तो यहाँ मशीन जो होगा वो डेबिट होगा और जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या है वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपने देखा कि इस ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट निकल गया, एक डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि अकाउंटिंग को जब हम लोग अकाउंटिंग में जब हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, सो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। A transaction has 2 aspects, debit and credit, and at the time of recording transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side.
ठीक है। इन अदर वर्ड द सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। जैसे आपको इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ना कि दोनों बराबर है, दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाया है। चलो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रोवाइडेड टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग टैक्स अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, या जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज है, सो वो क्या कहती है कि साइंटिफिकली आपको डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है और ये काफी हमारा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, the total of all debit is always equal to total of credit, ये तो हमने बात कर ली पहले। it helps in establishing arithmetical accuracy by preparing trial balance। so trial balance में आप देखोगे दोनों साइड बराबर हो जाता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आप देखोगे ये चीजें। so स्टेजेस क्या, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, सब डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन है ना, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, उसका क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जो भी आपने ऊपर देखा। और एक और है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? सो ये बड़े ट्रेडर्स के द्वारा नहीं इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे ट्रेडर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ऑथराइज्ड नहीं है ना। अपने पर्सनल कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इट इज नॉट ऑथराइज्ड। So single entry system of recording transaction in books of account may be defined as incomplete double entry system। So इसे incomplete कहा जाता है। incomplete इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही साइड को क्या किया जा रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन के एक साइड को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, नहीं, किसी ट्रांजेक्शन के दोनों साइड को रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है, किसी को के एक को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। In this system, all transactions are not recorded in double entry basis. As regards some transaction, both aspects of transactions are recorded. As regard other, either one aspect is recorded or not recorded at all. The single entry system is also known as accounts from incomplete records. So इससे टेक्निकली जो आप देखोगे कि जो जो टेक्निकल वर्ड्स आए हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, ये सभी जो है ये सभी आपको आगे पढ़ने, ठीक है। तो कहीं अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है, ये भी पूरा का पूरा थियोरेटिकल हमारा वीडियो था, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने यूज नहीं किए हैं, कहीं शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को बेस बनाना है। तो पहले बेस प्रिपेयर होगा, उसके बाद ही आपको और डिटेल में चीज़ों को पता चलेगा, ठीक है। सो हम लोग मैप देख के ये नहीं बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का एक मैप देख के ये नहीं बता सकते हैं कि कैसा रूम होगा, कितना रूम होगा, है ना, कितना सुंदर वो लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे इसको फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरीज है उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि पूरा अकाउंटिंग क्या कर रहा है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल गया है ना कि अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ने हैं, अकाउंटिंग में है क्या क्या। सो हमारा फर्स्ट जो वीडियो रहा या फर्स्ट क्लास रहा, ये आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।